नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछला साल लगभग पूरी तरह कोरोना की भेंट चढ़ गया। इस बीच लोगों के जीने के तरीके और पढ़ाई के पैटर्न में भी बदलाव आया है। हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई के ऑनलाइन पैटर्न में अब आप भी बहुत अच्छे से घुल मिल गए होंगे। नया साल आप सभी की परीक्षा के लिहाज से मंगलमय हो। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की कुछ बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून। जबरन धर्म परिवर्तन करने पर होगी 5 साल तक की जेल। इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले देना होगा नोटिस। कश्मीर निवासियों के लिए सरकार की एक और नई सौगात। प्रधानमंत्री ने लॉन्च की भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना। स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है बड़ा मकसद। नए साल में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में स्थापित होंगे भारतीय मिशन। कूटनीतिक पैठ मजबूत करने में मिलेगी मदद। भारतीय समुदाय के संरक्षण सहित व्यापार को भी मिलेगा बढ़ावा। जीएसटी में सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया। कुछ व्यवसायों को जीएसटी लायबिलिटी का 1% तक करना होगा नकद भुगतान। फर्जी बिल के जरिए होने वाली कर चोरी पर भी लगेगा अंकुश। और लेह में नए मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। नेशनल हाईवेज, एग्रीकल्चर आदि के लिए मौसम विभाग करेगा पूर्वानुमान। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय क्षेत्र में दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी धर्म परिवर्तन से जुड़े नए कानून को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार कुछ समय से जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिहाज से एक कानून लाने की बात कर रही थी। इसके लिए विधानसभा का एक 3 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के चलते उसे रद्द करना पड़ा। लिहाजा सरकार ने अब इसके लिए अध्यादेश का रास्ता निकाला है। सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूर कर राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने और अध्यादेश के जारी होने के बाद यह कानून बन जाएगा। अध्यादेश का जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ आधारों पर धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी माना गया है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। इन आधारों में बहकाना या झूठे तथ्य बताना, लालच देना, बलपूर्वक परिवर्तन, भय, अवांछित प्रभाव, पीड़ित करना, शादी और किसी भी झूठे साधन के इस्तेमाल आदि को रखा गया है। इन आधारों पर किए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ 1 से 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन बहकाकर और वेश बदलकर यानी इम्पर्सोनेशन के जरिए किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का जिक्र है। इसके अलावा अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अल्पवयस्क है या SC/ST वर्ग से है तो उस स्थिति में 2 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति जो जबरन किए गए धर्म परिवर्तन के बाद फिर से अपने मूल धर्म को स्वीकार करता है तो उस स्थिति में उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति जो बिना किसी प्रभाव के अपना धर्म बदलना चाहता है उसे कम से कम 60 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होगी। इसी तरह इस अध्यादेश में जिक्र किया गया है कि इस तरह के मामले कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी देखेंगे। पीड़ित व्यक्ति के माता पिता या सगे भाई बहन इस कानून के तहत सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हालांकि पालक या कस्टोडियन होने की स्थिति में सेशन कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत लॉन्च की है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा मुहैया कराना है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन PMJAY सेहत के लागू होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 21 लाख परिवारों को यह लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का आर्थिक कवर प्रदान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों के लिए किया जा सकता है। यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस योजना के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के निवासी अपने प्रदेश के सरकारी या निजी अस्पतालों के अलावा इस योजना के तहत जोड़े गए देश भर के किसी भी अस्पताल में उपचार के लिए जा सकेंगे। योजना में सेहत का अर्थ सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी।
डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत ऐसा किया गया। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% करने के साथ साथ लाइसेंस की अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा इस लाइसेंस को 10 साल की अवधि के लिए रिन्यू भी किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक लाइसेंस शुल्क को 10% ग्रॉस रेवेन्यू से 8% एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू तक संशोधित किया गया है, जिसकी गणना ग्रॉस रेवेन्यू में जीएसटी की कटौती करके की जाएगी। ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स को अब वार्षिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार ने डीटीएच ऑपरेटर्स को भी बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी है। टीवी चैनल वितरकों को अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए कॉमन हार्डवेयर साझा करने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि एजीआर दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर लगाया जाने वाला लाइसेंस शुल्क है, जिसे स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड को और 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके चलते वहां लागू आफ्स्पा कानून को 6 महीनों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नागालैंड के कई हिस्सों में हत्या और लूट जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके चलते वहां आफ्स्पा की अवधि को बढ़ाना जरूरी है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सरकार ने इस कानून की अवधि को बढ़ाया है। इस कानून की धारा 4A सशस्त्र बलों के अधिकारियों को अधिकार देती है कि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चेतावनी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर गोलीबारी भी कर सकते हैं, भले ही इसमें किसी की मृत्यु हो जाए। वहीं कानून की धारा 4C सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने तथा किसी को भी पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। आफ्स्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को भारत के गैजेट पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद केंद्र सरकार को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। हाल ही में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 2021 में 3 और देशों में भारतीय मिशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी। ये 3 देश हैं एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक। सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। इसी के साथ भारत के ये 3 नए मिशन वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को मदद करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए भी अहम साबित होंगे। न केवल भारत के विदेशी राजनीतिक संबंध बल्कि द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मजबूत होने की उम्मीद भी इस फैसले से जताई जा रही है। इस फैसले पर सरकार का कहना है कि भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य भारत के विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है, जिसमें दूसरे देशों के साथ नजदीकी संबंध होना भी एक बड़ा पहलू है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी यूरोपीय देश एस्टोनिया बाल्टिक देशों का हिस्सा है। इसके साथ ही लातविया और लिथुआनिया भी बाल्टिक देशों में शामिल हैं। बाल्टिक सागर इन देशों के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में है। पराग्वे की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्राजील, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में बोलीविया और पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना से लगती है। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक एक कैरेबियन देश है जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के ग्रेटर एंटिलीज श्रृंखला का हिस्सा है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड एग्रीमेंट के संपूर्ण दस्तावेज को प्रकाशित किया है। इसका मकसद ब्रिटेन का यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा न रहने पर दोनों के संबंधों को नियंत्रित करना है। यह दस्तावेज व्यापार, कानून प्रवर्तन और अन्य व्यवस्थाओं के बीच विवाद निपटान पर विस्तृत जानकारी मुहैया कराता है। यह दस्तावेज सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष बिना टैरिफ के व्यापार जारी रख सकते हैं। दोनों पक्षों ने 3 बिंदुओं पर व्यापक समझौते किए हैं। पहला, ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के एकल बाजार के साथ व्यापार करने के लिए समान नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। दूसरा, अनुमोदित समझौते की शर्तों का किसी पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। और तीसरा, यह समझौता यूरोपीय संघ के नौसैनिक एवं अन्य पोतों को ब्रिटेन के जलक्षेत्र में 6 मील की दूरी तक मुफ्त मछली पकड़ने की सुविधा देता है। यह प्रावधान 5 वर्ष की संक्रमणीय अवधि के लिए किया गया है। संक्रमण के अंत में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और ब्रिटेन का अपने जल पर पूर्ण नियंत्रण होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और भूटान के बीच हुए एक समझौते को मंजूरी दी।
दरअसल दोनों पक्षों द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर पहले ही यह समझौता हुआ था। इस समझौते से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा। साथ ही अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग पर भी दोनों देश राजी हुए हैं। इसके लिए अंतरिक्ष विभाग एवं इसरो और भूटान के सूचना व संचार मंत्रालय के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा। यह समूह कार्यान्वयन की समय सीमा और साधनों सहित कार्य योजना पर काम करेगा। गौरतलब है कि भारत और भूटान औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग कायम करने पर विचार विमर्श करते रहे हैं। नवंबर 2020 में दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने जीएसटी में नए नियम का ऐलान किया है। नया नियम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। इसके मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा मासिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए कुल जीएसटी देयता के कम से कम 1% का भुगतान नकद में करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी नियम में नियम 86B को शामिल किया है, जो 99% तक जीएसटी देयता के निर्वहन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से नकली बिल के जरिए होने वाली कर चोरी पर अंकुश लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोक्ता सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए कर को स्पष्ट करने के लिए प्रदान किया जाता है। दरअसल खुदरा विक्रेता डीलर से वस्तु खरीदते वक्त एक कर अदा करता है और फिर ग्राहक से उसे बेचते समय वह कर वसूलता है। दोनों कर के अंतर को उसे सरकार को अदा करना होता है। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यह दोहरे कराधान और करों के व्यापक प्रभाव से बचने में मदद करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसी रिपोर्ट ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार वर्ष 2021 में 9% और वर्ष 2022 में 7% तक होगा। इस कारण भारत वर्ष 2025 में ब्रिटेन, 2027 में जर्मनी और वर्ष 2030 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पूर्वानुमानों के मुताबिक चीन 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि अनुमान के मुकाबले 5 साल पहले ही चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। महामारी से निपटने में दोनों देशों की विपरीत कार्यशैली को इसकी वजह बताई गई है। गौरतलब है कि भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष 2020 में फिर से 6ठे स्थान पर आ गया। वर्तमान में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूएन ने रिपोर्ट में माना है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में मोस्ट रेजिलिएंट यानी सबसे लचीली अर्थव्यवस्था साबित हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भले ही धीमी वृद्धि हुई, लेकिन सकारात्मक वृद्धि की वजह से भारत का बड़ा बाजार आगे भी निवेश को आकर्षित करता रहेगा। इस रिपोर्ट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड आउटलुक इन एशिया एंड द पैसिफिक 2020-21 नाम दिया गया है। इसे यूएनएसकैप यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में एशिया के इस क्षेत्र में एफडीआई फ्लो में 2% की कमी आई है। 2018 में जहां एफडीआई फ्लो $67 बिलियन था, 2019 में वह घटकर $66 बिलियन हो गया। इस दौरान भारत में आया निवेश इस क्षेत्र के कुल निवेश का 77% रहा। भारत में 2019 में $51 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा रहा। एफडीआई फ्लो के मामले में भारत का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफी आगे रहा है। इसके साथ रिपोर्ट में आने वाले समय में भारत के टेलीकॉम सेक्टर के तेजी से उभरने की बात भी कही गई है। यूएनएसकैप संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों के सतत और समावेशी विकास के लिए तालमेल को बढ़ावा देती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लद्दाख में एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के जरिए आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमार्गों के यातायात,
कृषि और रक्षा कर्मियों के लिए विशेष मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यह केंद्र लेह में समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के मौसम विज्ञान केंद्र के बाद यह हिमालय स्थित दूसरा केंद्र है। साथ ही यह भारत का अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भी बन गया है। गौरतलब है कि लद्दाख अनिश्चित मौसम और बदलती जलवायु के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, जिसका स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह क्षेत्र सामरिक महत्व का होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल हैं। इसके बावजूद यह क्षेत्र मैदानी इलाकों, ठंडे रेगिस्तानों, पहाड़ियों और अत्यधिक शुष्क स्थानों जैसे अलग अलग माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। ऐसे में आईएमडी का पूर्वानुमान स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों, रक्षा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन और कृषि विभागों के लिए भी लाभकारी होगा। इसके लिए आईएमडी की नुब्रा और जास्कर घाटियों, पैंगोंग त्सो, द्रास और कारगिल जैसे प्रमुख स्थानों में 10 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने बाघों को रेडियो कॉलर लगाने की पहल शुरू की है। इसके तहत सुंदरबन टाइगर रिजर्व में एक बाघ को रेडियो कॉलर लगाया गया। रेडियो टेलीमेट्री के जरिए टाइगर ह्यूमन इंटरैक्शन का मूल्यांकन करना इसका मकसद है। इस पहल की शुरुआत पश्चिम बंगाल वन विभाग ने वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से की है। ऐसी पहल से बाघों के प्रबंधन, उनके आवास और मानव आबादी की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। दरअसल बाघों को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। ऐसे में उनके व्यवहार के साथ साथ उनके निवास उपयोग पैटर्न को समझने में यह पहल मददगार साबित हो सकती है। कीस्टोन प्रजाति आमतौर पर ऐसी प्रमुख प्रजातियां होती हैं जिनकी उपस्थिति खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए जरूरी समझी जाती है। आपको बता दें कि सुंदरबन बाघों की आबादी वाला दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है। सुंदरबन में 2019-20 में लगाए गए बाघों के अंतिम अनुमान से पता चला था कि रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। पिछले दिनों पता चला है कि आइसबर्ग A68A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के तट की तरफ खिसक रहा है। इससे द्वीप के वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यह हिमखंड जुलाई 2017 में अंटार्कटिक के लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया था। आगे बढ़ने पर इससे छोटे हिमखंड अलग होते गए, जिसके बाद बचे हुए बड़े हिस्से को A68A नाम दिया गया। इसका विस्तार लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आइस शेल्फ से अलग होने के बाद से ही यह हिमखंड एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र दक्षिण जॉर्जिया के द्वीप की ओर खिसक रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे द्वीप पर मौजूद उन स्थानीय वन्यजीवों पर विलुप्तता का खतरा मंडरा सकता है जो आसपास के समुद्र से भोजन जुटाते हैं। पेंगुइन और सील को भोजन की तलाश में दूर तक जाना पड़ सकता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के मुताबिक ग्लेशियर का टूटना एक प्राकृतिक घटना है। इसका जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कुछ मॉडल यह भी संकेत कर रहे हैं कि भविष्य में अंटार्कटिका के गर्म होने से ग्लेशियर के टूटने की घटना में बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल का एक घटक है। भारतीय शोधकर्ताओं ने फसलों को हरा बनाए रखने वाले एक जीन का पता लगाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के शोधकर्ताओं ने इस जीन की खोज की। प्रतिष्ठित ब्रिटिश जर्नल द फाइटोलॉजिस्ट में उनका एक शोध प्रकाशित हुआ है, जिसके मुताबिक अब बदलती मौसमी परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण लंबी प्रक्रिया है। जब एक अंकुरित बीज मिट्टी के नीचे से निकलता है तो उसे खुद के विकास के लिए जल्दी से क्लोरोफिल को संश्लेषित करना होता है। क्लोरोफिल के त्वरित संश्लेषण के लिए पौधे अंधेरे में प्रोटोक्लोरोफिलाइड का निर्माण करते हैं। यह पौधे पर नीली रोशनी चमकने पर लाल हो जाता है। जैसे ही पौधे मिट्टी के नीचे से प्रकाश में निकलते हैं, प्रकाश निर्भर एंजाइम प्रोटोक्लोरोफिलाइड को क्लोरोफिल में बदल देते हैं। क्लोरोफिल में बदलने के लिए संश्लेषित की गई प्रोटोक्लोरोफिलाइड की मात्रा को उपलब्ध एंजाइमों की संख्या के अनुपात में होना जरूरी है। मुक्त प्रोटोक्लोरोफिलाइड की अधिकता होने पर प्रकाश से संपर्क में आने पर यह अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, जो फोटो ब्लीचिंग का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस घटना के कारण पौधों में हरे रंग के वर्णक की हानि होती है। ऐसे में संश्लेषित प्रोटोक्लोरोफिलाइड की मात्रा को विनियमित करना बहुत जरूरी हो जाता है और BBX11 जीन इसमें अहम भूमिका निभाता है। इस कारण प्रोटोक्लोरोफिलाइड की हानि कम होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में कृषि क्षेत्र के लिए यह खोज बेहद अहम है,
क्योंकि इससे बदलती मौसमी परिस्थितियों में पौधों की प्रगति के अनुकूलन के वर्तमान परिणामों में सहायता मिल सकती है। DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज ने एक QRNG यानी क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर विकसित किया है। यह रैंडम क्वांटम घटनाओं का पता लगाकर उन्हें बाइनरी अंकों यानी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करता है। इस प्रयोगशाला ने फाइबर ऑप्टिक ब्रांच पाथ आधारित QRNG विकसित किया है। ब्रांच पाथ से जुड़ा QRNG इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर किसी संतुलित बीम स्प्लिटर पर एक भी फोटॉन से आघात कराया जाता है तो यह बीम स्प्लिटर आउटपुट पाथ्स में किसी एक को मनमाने ढंग से चुन लेगा। लिहाजा फोटॉन द्वारा मनमाने ढंग से पाथ चुनने के चलते रैंडम नंबर बाइनरी अंकों यानी बिट्स के अनुक्रम में बदल जाता है। इस विकास के साथ भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास क्वांटम फेनोमेनन के आधार पर रैंडम नंबर सृजित करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। गौरतलब है कि संचार, क्रिप्टोग्राफी, साइंटिफिक सिमुलेशन, लॉटरी और मूलभूत भौतिकी प्रयोगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रैंडम नंबर की अनिवार्य भूमिका होती है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर पश्चिम तट से दूर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन से मिलकर बना है। इसमें 4 देश आते हैं: स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। ये जो आयरिश सागर है यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को अलग करता है। वहीं इंग्लिश चैनल के जरिए ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूरोप के देशों से अलग होता है। यह कई देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और इसके पूर्व में उत्तरी सागर स्थित है और इसके दक्षिण में इंग्लिश चैनल है और वहीं दक्षिण पश्चिम में साल्टिक सागर है। यहां पर इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी बेन नेविस है जिसकी ऊंचाई 1345 मीटर है और यह स्कॉटलैंड में स्थित है। यह कई देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। उसमें आते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस। सीवन और थेम्स नदी इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं। सीवन नदी इसकी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है 354 किलोमीटर है और इसके अलावा जो थेम्स नदी है वह इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है और थेम्स नदी की लंबाई 346 किलोमीटर है। राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। इसके जो प्रमुख शहर हैं वो हैं बिर्मिंघम, कार्डिफ, मैनचेस्टर, लिवरपूल और यहाँ पर ग्लासगो और एडिनबर्ग। ये इसके प्रमुख शहर हैं। रूस के बाद बेलारूस स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। इसी कारण यह देश जो है चर्चा में है। इसलिए अगले बुलेटिन में हम बेलारूस पर बात करेंगे। आप इसके सीमावर्ती देशों के नाम बताना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। दरअसल दक्षिण कोरिया की मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस
KSTAR यानी कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च ने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को अचीव किया है। KSTAR सूर्य के तापमान की तुलना में 6.6 गुना अधिक तापमान को हासिल करने में सफल रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया ने KSTAR को आर्टिफिशियल सन का नाम दिया है। हाल ही में नेशनल सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ICMR और CSIR के साथ मिलकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस काम में भागीदारी की है। इस कंसोर्टियम का मकसद भविष्य में प्रभावी टीके के विकास में सहायता करना है। इसके लिए यह कंसोर्टियम नियमित तौर पर कोरोना वायरस के जीनोमिक वेरिएशन की निगरानी करता रहेगा। शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर भारत में हिडिशियम कोरोनेरियम नामक एक पौधे के निकटतम गुण वाले पौधे की खोज की है। गौरतलब है कि हिडिशियम कोरोनेरियम को सफेद अदरक लिली के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में मेचुका घाटी के आसपास हिडिशियम कोरोनेरियम की नई प्रजाति हिडिशियम मेचुकनम का पता लगाया है। इस प्रजाति के सफेद पुष्प आकार में बड़े और सुगंधित होते हैं। इसी तरह एक और नई प्रजाति अमोमम अरुणाचलेंसी का पता लगाया गया है। अमोमम जीनस के लगभग 11 प्रकार पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बीते दिनों यूएसए में सोलर विंड हैक चर्चा में रहा। दरअसल सोलर विंड यूएसए स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है। इस अटैक के बारे में सबसे पहले यूएसए की साइबर सिक्योरिटी कंपनी FireEye ने जानकारी दी थी। FireEye ने इस अटैक को कैंपेन UNC2452 नाम दिया है। इस अटैक को सप्लाई चेन अटैक कहा जाता है। इसमें सरकार या किसी निजी संस्था को टारगेट करने की बजाय थर्ड पार्टी को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सोलर विंड्स है, जिनका सॉफ्टवेयर ओरियन लगभग 33,000 कंपनियों द्वारा यूज किया जाता है। बीते 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में देश के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दी। ऐसी पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो में कुल 38 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। अभी फिलहाल जहां दिल्ली मेट्रो ट्रेन संचालन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मोड और ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड के तहत किया जाता है, वहीं ड्राइवरलेस व्यवस्था के तहत ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन मोड को महत्व मिलेगा। इसमें दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के तीनों कमांड सेंटर्स से ट्रेन की कंट्रोलिंग बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के की जा सकेगी। इस काम में कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल यानी CBTC सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रहेगी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। यह रेल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना की गई थी। किसान रेल के जरिए भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही देश की कोल्ड चेन सप्लाई को मजबूती प्रदान करेगी। आपको बता दें कि देश की पहली किसान रेल अगस्त 2020 में महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ किया। 1856 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर फ्रेट रेलवे ट्रैक्स के जरिए उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर का लगभग 1000 किलोमीटर का ट्रैक उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। 351 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। आपको बता दें कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाएगा। यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरेगा। बीते दिनों भारत की 42वीं आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में जगह मिली है। इसी के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या वाला देश बन गया है। 42वें रामसर स्थल के रूप में लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जगह मिली है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 लेक्स इंटरकनेक्टेड हैं। स्तात सापुक त्सो मीठे पानी की, वहीं त्सो कार लवणीय झील है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनाया गया है। इस पार्क का मकसद पॉलिनेटर्स को संरक्षित करना और लोगों को इनके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। पॉलिनेटर्स लगभग 1,80,000 अलग अलग पौधों की प्रजातियों के पॉलिनेशन के लिए जरूरी हैं। इनके बिना पौधों को बचाए रखना मुश्किल है, भले ही मिट्टी, हवा, पोषण जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। तितली, पक्षी, मधुमक्खी, भंवरे आदि पॉलिनेटर्स के उदाहरण हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के
गावी बोर्ड के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व संभाला है। गावी बोर्ड के पास रणनीति और कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट जनवरी में वॉर गेम्स स्काईरॉस में शामिल होंगे। यह वॉर गेम्स जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना का पहला बड़ा वॉर गेम है जिसमें राफेल को शामिल किया जाएगा। शक्ति, गरुड़ और वरुण भारत फ्रांस के बीच होने वाले अन्य प्रमुख अभ्यास हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।